Hello students, today we are starting a new chapter that is matter in our surroundings which is of class 9th and this is the very first video of this channel। और देखते हैं इसके बाद में कितना हम कंटेंट दे सकते हैं आपको, कितना आपको पढ़ा सकते हैं इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते हैं, जो नहीं अटेंड कर सकते हैं, तो हम उनके लिए वीडियोस रिकॉर्ड करके डालेंगे तो उससे क्या है कि वो पढ़ पाएंगे। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है दोस्तों मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये सीबीएसई के अंदर क्लास 9th में साइंस का सबसे पहला चैप्टर है, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और बच्चों को साइंस लगती है पहाड़, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि अगर आप साइंस को रट्टा मारोगे, बुक में से डेफिनेशन लिखोगे, नोट्स लिख लिए, डेफिनेशन का रट्टा मारोगे, तो साइंस से बड़ा पहाड़ कुछ है नहीं है। अगर आप साइंस को एक्सप्लोर करोगे, बाहर निकल के एक्सप्लोर करो, समझो, इसको फील करो, आपकी सराउंडिंग्स में फील करो, ठीक है, इसकी जो फिनोमिना है उनको सराउंडिंग्स में फील करो, तो साइंस से सिंपल कोई सब्जेक्ट नहीं है। साइंस इज ऑल अबाउट व्हाट? साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस इज ऑल अबाउट साइंटिफिक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेटिव एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल कॉजेज एंड इफेक्ट। मतलब जब चीज प्रकृति की आती है तो वही विज्ञान है। ठीक है, अब स्टार्टिंग करेंगे इस चैप्टर की मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो ये बहुत बड़ा पहाड़ चैप्टर है और इसको देखना कितना आसान बनाने वाले हैं हम। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, हर वीडियो के अंदर, हर चैप्टर के अंदर मेरा सबसे पहला डायलॉग होगा, ये चैप्टर सबसे सिंपल है। ठीक है, चलो देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर? द फर्स्ट वर्ड इन दिस चैप्टर इज मैटर। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर? मैटर होता क्या है? ये वो वाला मैटर नहीं, फोन किया, हाँ भैया मैटर हो गया, यहाँ पे आ जाओ, वो वाला मैटर नहीं है। दिस इज अ टर्म, एक साइंटिफिक टर्म है मैटर। इंग्लिश का भी वर्ड कह सकते हो मैटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर? मैटर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर? अच्छा, बचपन में पढ़ा होगा, क्लास 6th 7th 8th में पढ़ा होगा आपने, दैट मैटर इज समथिंग व्हिच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। मतलब कुछ ना कुछ जगह घेरे, मतलब कुछ ना कुछ जगह घेरे और उसका कुछ ना कुछ मास हो, 5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 50 किलो। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ मास हो और वो कुछ ना कुछ जगह घेरे। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं, या मैं इस मार्कर की बात करूं, या मैं इस बोर्ड की बात करूं, आप देखो कि ये जो है इतनी जगह को घेर रहा है ना। मतलब इतनी जगह में कुछ और मैं नहीं लगा सकता हूं, इसने ऑक्यूपाई कर रखा है इस स्पेस को। और अब मैं इसको अगर ले जा करके मशीन पर रखूं तो इसका कुछ ना कुछ मास भी होगा, 1 किलो 2 किलो 800 ग्राम, कुछ ना कुछ मास भी होगा। आप अपने आप का एग्जाम्पल लो, आपने कोई जगह घेर रखी है और आपका मास है या नहीं? क्या आपका मास 0 है? ठीक है, अब अपने सराउंडिंग्स में घुमाओ ऐसे करके और चेक करो कि क्या कोई ऐसी चीज प्रेजेंट है जिसका मास 0 है। पहली चीज, क्या कोई ऐसी चीज प्रेजेंट है जिसने स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रखा? अब कुछ बच्चे समझ रहे होंगे, सर यहाँ पर जितनी चीजें रखी हैं सब ने कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है और सबका कुछ ना कुछ मास है, लेकिन एक चीज यहाँ पे नोटिसेबल है कि सर जो एयर है ना, इसका कोई मास नहीं है, इसने कोई जगह नहीं घेर रखी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, एयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस। अगर कुछ बच्चों को लगता है कि एयर का कोई मास नहीं है और एयर ने जगह नहीं घेर रखी, तो मैं आपको बता दूं, एयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मैनी गैसेस। और ये जो गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर गैसेस, ये जो गैसेस हैं, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस है, जो ये जो एयर है, ये भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो ये भी मैटर है, ये एंटी मैटर नहीं है। ठीक है, इसका मास 0 नहीं है। आप साइकिल चलाते हो, आप मोटरसाइकिल चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, कार चलाते हो, आप देखो कि आपके टायर में, बाइक के टायर में क्या भरा हुआ है? एयर। एयर भरी हुई है, उसने मास, उसका कुछ ना कुछ मास है और उसने ऑक्यूपाई कर रखा है स्पेस, जब भी तो टायर फूला आपका। आपने बैलून फुलाया तो आपने देखा कि वो फूल गया और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता चला गया। एक बैलून है आपकी पॉकेट में पड़ा हुआ है, ठीक है, छोटा सा, आपने उसको जब फुलाया तो इतना बड़ा हो गया वो। अब जब वो इतना बड़ा हो गया तो इतना स्पेस उसने ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, कर लिया ना, तो वो भी क्या है? मैटर है। अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है या उसका मास है तो वो मैटर है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है वो चीज, तो उसका मास होना लाजमी है। ठीक है, मास होगा ही उसका। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं कि जो मैटर है ये हर जगह प्रेजेंट है। हमने अपने आसपास देखा, चारों तरफ देखा, पत्थर का टुकड़ा लिया, अच्छा ये भी मैटर है, ये मार्कर भी मैटर है, मैं भी मैटर हूँ, ये बाल भी मैटर हैं, ये बोर्ड भी मैटर है। ठीक है, एवरीथिंग इज मैटर। आसपास दिखने वाली सब चीज़ें मैटर हैं, क्योंकि सब चीज़ें या तो उनका कुछ ना कुछ मास है या फिर वो ऑक्यूपाई कर रही हैं कुछ ना कुछ स्पेस, छोटा बड़ा, ज़्यादा जगह गिर रही हैं या कम जगह गिर रही हैं, स्पेस ऑक्यूपाई कर ही रही हैं। ठीक है, आसपास की चीज़ों को जब हमने सिर्फ घुमा के ऐसे देखा तो क्लियर। अब मैटर आपको क्लियर हो गया कि मतलब जितनी भी चीज़ें यहाँ पर रखी हैं, कुछ भी हो, एवरीथिंग, ये फोन जिससे वीडियो बन रही है, ये स्टैंड, ये दीवार, बोर्ड, एवरीथिंग, चलने वाला पंखा, एसी, ट्यूबलाइट, बल्ब, सब मैटर हैं।
बिकॉज दे ऑल हैव मास एंड दे ऑल ऑक्यूपाइज स्पेस। पहली चीज यहाँ पे क्लियर। अब बात करते हैं कि ये जो मैटर है स्पेस क्यों घेरता है भैया, पूछो जरा इससे, ऐसे काम ये क्यों करता है, ऐसे गलत काम ये क्यों करता है, स्पेस क्यों गिरता है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, मैटर जो होता है ये 3 अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट है हमारे चारों तरफ, या तो गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है, या लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट है, या फिर सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि स्पेस क्यों घेरता है, ये किससे बनता है मैटर। तो मैं आपको बता दूं, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। पार्टिकल से मिलके बनता है मैटर। आप एक पत्थर का टुकड़ा लाओ, उसको ग्राइंड कर दो, ग्राइंड करने के बाद छोटे 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 कण बन जाएंगे, उसके रेत बन जाएगा उसका, ठीक है, पाउडर बन जाएगा, पाउडर फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दो तो आप देखोगे छोटे छोटे पार्टिकल्स आ गए। अब उन छोटे छोटे पार्टिकल्स के भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है बेटा उसको बोलते हैं हम एटम। क्या बोलते हैं? एटम। सबसे छोटा पार्टिकल होता है एटम, और हर मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल एटम ही होता है, वो मैटर कुछ भी क्यों ना हो। मैं हूं, ये मार्कर है, बोर्ड है, ठीक है, पत्थर का टुकड़ा है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ है, नदी, झरने, पेड़ पौधे, जानवर, जितना भी मैटर आपके आसपास प्रेजेंट। अब बेटा छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज, हर चीज मैटर है, ठीक है। हर चीज अगर मैटर है तो मैंने आपको बताया मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज एटम। ये जो मार्कर है ना, ये इसका भी सबसे छोटा पार्ट एटम ही है। मैं खड़ा हूं, मेरा सबसे छोटा पार्टिकल भी एक एटम है। आप देख रहे हो वीडियो, आपका भी सबसे छोटा पार्टिकल एटम ही है, ठीक है। मतलब इस दुनिया में जितना भी मैटर प्रेजेंट है उसका सबसे छोटा पार्टिकल दैट इज एटम। खत्म कहानी, भूल जाओ, ठीक है। अब जितना भी मैटर आपके आसपास प्रेजेंट है उस सब के सबसे छोटे पार्टिकल्स एटम होते हैं। मतलब वो बनता है एटम्स के कॉम्बिनेशन से, है ना। मैंने बताया आपको दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो एक मैटर है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो क्या पता कितने पार्टिकल से मिलकर बना होगा, कुछ पता नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज हमको यहां पर क्लियर हो चुकी है दैट सबसे छोटा पार्टिकल कि उसके टुकड़े ना हो सकें, सबसे लास्ट वाली जो स्टेज है, ठीक है, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, सबसे छोटा पार्टिकल किसी मैटर का वो होता है एटम, ठीक है। और हर मैटर का एटम अलग होता है। एक लोहे का टुकड़ा लोगे तो उसके अंदर आयरन एटम होता है, ठीक है, जिसको हम Fe बोलते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना है, प्लांट्स लेते हैं। ऑक्सीजन का नाम सुना है, O2, CO2। इनके अंदर भी एक कार्बन का एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम है, ठीक है। तो मतलब कोई भी मैटर है, वो गैस है, लिक्विड है। अगर लिक्विड की बात करें जैसे H2O, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? H2O। इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है। लिक्विड हो, गैस हो या सॉलिड हो, ठीक है, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एवरी मैटर इज एटम, ठीक है। यहां तक क्लियर? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया दैट मैटर इज समथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर, एंड मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज नोन एज एटम। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, साइंस के अंदर कुछ चीजें होती हैं, हर चीज की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या लॉज होती हैं, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स की जिनसे मैटर बना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मतलब एक मैटर है बेटा, एक मैटर, ये सॉलिड फॉर्म में एक ब्रिक ले ली मैंने, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में ब्रिक ले ली, और इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, टाइनी पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के ये ब्रिक बनी होगी, ठीक है। और पार्टिकल्स जो है काफी क्लोजली पैक्ड है क्योंकि ये सॉलिड है। आगे बात करेंगे इन सब चीजों की, आप टेंशन ना लें, ठीक है। अगर टॉपिक दिमाग के ऊपर से जा रहा है कोई बात नहीं, जाने दो, जब तक दिमाग के ऊपर से टॉपिक ना जाए इसका मतलब आपने मेहनत नहीं करी है, ठीक है। अगर आपके दिमाग के ऊपर से टॉपिक जा रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो, इसका मतलब आप समझने की कोशिश कर रहे हो, ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो उन बच्चों से जिनके ऊपर से चीजें जा रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका दिमाग काम करने लग गया है, ठीक है, घबराना नहीं है कैसे भी। अब बात करते हैं सॉलिड की दोस्तों। तो यहाँ पर जो है ये सॉलिड है, ठीक है, एक बना है पार्टिकल्स से, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इसके एटम मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज एटम, ठीक है। तो छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बना है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कहती है दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं ये जिगजैग मोशन में होंगे, यहाँ पर मूव कर रहे होंगे। मतलब ये वाला पार्टिकल थोड़ी देर बाद यहाँ दिखेगा, ये वाला यहाँ दिखेगा, मतलब ये एक जगह नहीं बैठ सकते। जैसा कि हर स्कूल के अंदर एक नोटोरियस क्लास होती है, ठीक है,
शैतान बच्चों की क्लास होती है, तो बच्चे जो है उस क्लास में कभी ये बच्चा उधर बैठ जाएगा, कभी ये बच्चा उधर आके बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये भी ऐसी एक नोटोरियस क्लास समझ सकते हो आप कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो एक जगह नहीं बैठते हैं, ठीक है, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मूवमेंट की वजह से या मोशन की वजह से, मूवमेंट की वजह से या मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा आपने कांच के शीशे में ऐसे मारा धीरे से, कुछ नहीं होगा, पत्थर का टुकड़ा नीचे गिर जाएगा, टकरा के गिर जाएगा। और तेज मारा, थोड़ा गिर जाएगा। थोड़ा दबा के मार दिया आपने तेज, क्या होगा पता है? वो कांच का पूरा टुकड़ा टूट जाएगा। अब वो कांच का टुकड़ा टूटा क्यों? उस पत्थर के अंदर इतनी एनर्जी आई कहाँ से? आपने उसके मूवमेंट को फास्ट कर दिया, आपने उसके मोशन को फास्ट कर दिए, ठीक है, उसकी स्पीड बढ़ा दी आपने, ठीक है। अगर उसकी आपने स्पीड बढ़ा दी तो उसकी जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो गई और उसने उस कांच के टुकड़े को तोड़ दिया, ठीक है। एक छोटी सी गोली होती है, ठीक है, उसको हाथ से ऐसे मारो। एक फौजी क्या करता है, उस गोली को बंदूक से मारता है, और वो छोटी सी गोली पूरा तहस नहस कर देती है। क्यों? क्योंकि बंदूक से निकली वो बहुत स्पीड से मतलब उसका मोशन बहुत ज़्यादा है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। तो मूवमेंट बढ़ने की वजह से जो एनर्जी इंक्रीज होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो ये जो है पार्टिकल्स जो होते हैं ये पोजेस करते हैं काइनेटिक एनर्जी, मतलब इन पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है बिकॉज ऑफ देयर मूवमेंट, ठीक है। पार्टिकल्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी। और एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं। जैसे मान के चलो एक मैटर है जो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखा हुआ है, ठीक है। 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे एक मैटर रखा हुआ है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के हिसाब से होगी बिकॉज उनका मूवमेंट उतना ही है। लेकिन अगर मैं बात करूं टेम्परेचर बढ़ाने की, आपने वही चीज मान के चलो पानी है, ठीक है, ये पानी है, दिस इज अ वाटर, H2O, वाटर, पानी है, ये रखा हुआ है नॉर्मल 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, आप छत पर रख के आ गए इसको, ठीक है। तो इसके पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी? 30 डिग्री के हिसाब से ही होगी, ठीक है। मतलब आपको दिखेगा नहीं वो मूवमेंट आंखों से, लेकिन अंदर मूवमेंट है और पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी है। अब बात करते हैं, जैसे इसका मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, सेकंड लाइन पढ़ के देखो क्या, एज टेम्परेचर राइज पार्टिकल्स मूव फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। अब इसी पानी को आपने उठाया और पतीले में डाला और गैस पे रख दिया और यहां दे दिया आपने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो आप देखोगे पानी उछलना स्टार्ट करेगा, उछलेगा पानी, ठीक है। जो बच्चे कह रहे हैं कि पानी नहीं उछलेगा, जिनको लगता है पानी नहीं उछलेगा, वो अपने हाथ रख के देखें 100 डिग्री सेल्सियस पे, आप भी उछलना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जैसे ही मैंने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, ठीक है, पतीले में पानी डाल के गैस पर रखा और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी इंक्रीज हो गई कि आपको पानी उछलता हुआ दिखेगा, उबलता हुआ, ठीक है। और उबलने के साथ में अपनी स्टेट भी चेंज कर रहा होगा, गैस बन बन के ऊपर जा रहा है, वेपर बन गया, ठीक है। तो कह सकते हैं हम एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज टेम्परेचर राइज या इंक्रीजेस, पार्टिकल्स मूव फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। या फिर दूसरा टर्म, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दो तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। दो चीजें यहां से आपको सीखने को मिली कि अगर आप किसी भी पार्टिकल, किसी भी मैटर का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, या फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर दो तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? बहुत से बच्चों को लगता होगा जो माइक्रोवेव अवन होता है, अवन सुना है, जिसके अंदर हम चीज़ों को रख देते हैं, बटन दबाई, गर्म हो गई वो, तो वो चीज़ें गर्म कैसे हो जाती हैं? ना तो उसके अंदर आग लग रही है ना कुछ हो रहा है, माइक्रोवेव्स हैं बस, ठीक है। तो उसके अंदर कैसे वो चीज़ गर्म हो जाती है? आपने रखा और वो गर्म हो गया। इसके पीछे कारण है कि वो जो माइक्रोवेव्स होती हैं उस पार्टिकल के, उस मैटर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देती हैं, तो वो चीज़ गर्म हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से दो चीज़ पढ़ने को मिली कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब दोस्तों अब बात करेंगे दूसरी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, ठीक है, जब तक मैं इसको मिटा लूं और आप सांस ले लो थोड़ी सी। नाउ द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। आप सबके एक्सपेरिमेंट के लिए इतने सारे कलर्स निकाल लिए हैं मैंने। अब हाँ तो बेटा अब हम एक ड्रॉपलेट ऐड करते हैं इसके अंदर, 1 या 2 ड्रॉपलेट, और इसको मिक्स नहीं करेंगे और आप एक चीज़ देखोगे कि ये नीचे तक अपने आप पहुंच जाएगा, इसका जो कलर है। देखो मैं इसको मिक्स भी नहीं कर रहा हूँ और आप देखोगे कि इसका जो कलर है वो अपने आप इधर उधर चला जाएगा। तो कहने का मतलब है
दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन मोशन। देखो आप देख सकते हो इधर उधर भाग रहे हैं, मैंने तो कुछ नहीं बोला इनको, ना मैंने इनको मिक्स किया है, बस मैंने इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करके छोड़ दिया है और ये पूरे ग्लास में इधर उधर घूम गए। बेटा सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है। तो इसका हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी को समझेंगे, ठीक है। हाँ तो बेटा सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं आ रही? चलो समझ लेते हैं, नहीं आ रही तो क्या दिक्कत है। देखो बेटा कोई एक मैटर है, सपोज पानी ही ले लेते हैं H2O, क्योंकि धरती पर सबसे ज़्यादा पानी है तो पानी को एग्जाम्पल लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे दुश्मनी लेना अच्छी बात नहीं है, सबसे ज़्यादा यही है, खतरा आ जाएगा मेरा बात के, ठीक है। तो हमने बेटा वाटर लिया H2O और एक बीकर के अंदर भर दिया, दैट इज H2O वाटर, ठीक है। और इसके पार्टिकल्स हैं ये, दीज आर H2O पार्टिकल्स, पानी के पार्टिकल्स हैं। और प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक क्या कह रही है बेटा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। मतलब कि ये जो पानी है इसके जो पार्टिकल्स हैं, जिन पार्टिकल से मिलकर के बना है, इनके बीच में कहीं ना कहीं खाली स्पेस प्रेजेंट है, खाली स्पेस प्रेजेंट है। मतलब कह सकते हैं कि अगर मैं कोई आयोनिक कंपाउंड इसके अंदर डालता हूं तो वो जब इसमें डिसॉल्व होगा तो वो इसके वॉल्यूम को बढ़ने नहीं देगा। मतलब कि अगर मैं कोई आयोनिक सॉल्वेंट, जैसे कि मान के आयोनिक सॉल्वेंट क्या होता है, व्हाट इज आयोनिक सॉल्वेंट? मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ बच्चों को पता ही नहीं है व्हाट इज आयोनिक सॉल्वेंट, ठीक है, बाद में बताएंगे, अभी आपको एग्जांपल बताते हैं। आयोनिक सॉल्वेंट इज जैसे कि NaCl, नमक, सॉल्ट इज अ आयोनिक सॉल्वेंट, ठीक है। और सॉरी आयोनिक सॉल्वेंट नहीं, ये एक आयोनिक कंपाउंड है एंड दिस इज आयोनिक सॉल्वेंट, ठीक है। पानी एक आयोनिक सॉल्वेंट है क्योंकि ये इसको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा। अब मैंने नमक को पानी के अंदर मिलाया तो नमक जो है इसके दो चीजों से मिलकर बना है, वन इज सोडियम, वन इज क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब ये जो नमक के जो आयंस हैं बेटा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों लगता है ये भी बता देंगे आपको, ठीक है, बाद में बताएंगे। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। अब जब ये इसके अंदर डिसॉल्व होगा तो इसके बीच में यहां पर जो स्पेस खाली है, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस खाली है, जिसको हम इंट्रामोलिकुलर स्पेसेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर स्पेसेस। इस इंट्रामोलिकुलर स्पेस के बीच में जाके नमक बैठ जाएगा, ठीक है। अगर स्पेस पहले से ही खाली है और नमक जाके वहां बैठ गया तो क्या कोई फर्क पड़ा इस पर? जितना इसका वॉल्यूम है वो उतना ही रहेगा। चलो इसका भी एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी आर हैविंग अ टेबल स्पून फुल ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन अ ग्लास, और हमने ये जो पानी है इसका लेवल मार्क कर रखा है, और आप देखोगे कि ये लेवल इंक्रीज़ नहीं होगा इस नमक को मिलाने के बाद में भी। तो द लेवल इज़ स्टिल सेम। हालांकि मैंने बहुत बड़ी चम्मच ली है और बड़ी चम्मच से सॉल्ट डाला है इसके अंदर, आप देखोगे कि लेवल जहाँ पे था वहीं पर है, इंक्रीज़ नहीं हुआ है। चलो उम्मीद करता हूं एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा होगा। अब दोस्तों अब बात करते हैं कि स्पेस जो होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, स्पेस जो होता है किसके अंदर ज्यादा होता है, किसके अंदर कम होता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, 3 पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लो, दैट स्पेस इज मिनिमम इन सॉलिड्स, मोर इन लिक्विड्स एंड मैक्सिमम इन गैसेस, ठीक है। जो स्पेस होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं, ये एक मैटर था, इसके जो पार्टिकल्स थे, जिन पार्टिकल्स से बना है, इनके बीच में जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, ये स्पेस मिनिमम होता है सॉलिड्स में, मतलब बहुत कम होता है सॉलिड्स के अंदर, मोर होता है लिक्विड्स में, लिक्विड्स में बहुत ज्यादा होता है, और बहुत बहुत ज्यादा गैसेस के अंदर होता है, सबसे ज्यादा गैसेस के अंदर, उससे कम लिक्विड्स, उससे कम सॉलिड्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज Now the next property is particles of matter
अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब क्या है इसका, जरा समझो, दिमाग लगाओ। क्या मतलब है दोस्तों इसका, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब है कि किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दो तरह की फोर्सेस होती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब कोई भी मैटर किसी को अट्रैक्ट क्यों करता है ये भी पढ़ लेंगे बेटा, आगे चैप्टर आएगा फिजिक्स में, उसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको समझना है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन यहां पर समझना यह है किसके अंदर अट्रैक्शन ज्यादा होता है, किसके अंदर अट्रैक्शन कम होता है। सो द अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स, मैक्सिमम इन सॉलिड्स, मोर इन लिक्विड्स एंड नेग्लिजिबल इन गैसेस। मतलब गैसेस के अंदर बहुत कम होता है अट्रैक्शन जो होता है, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन जो होता है गैसेस के अंदर बहुत कम होता है, लिक्विड्स में बीच का सा होता है, सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होता है। यही कारण है कि सॉलिड जो होते हैं एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड को सॉलिड इसीलिए बोलते हैं कि उसके जो अट्रैक्शन होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा होता है, बहुत पास पास बैठे होते हैं वो, जब भी वो सॉलिड फॉर्म में होता है। किसी में मार दो तो वो गया काम से, पत्थर उठाओ मार दो गया काम से, पानी मारोगे तो पानी से कुछ नहीं होगा, और गैस मारोगे तो गैस से तो कुछ वैसे भी नहीं होने वाला, बस उसकी स्पीड कम होनी चाहिए। स्पीड बढ़ा दी अगर आपने तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी बेटा, फिर तो गैस भी सब कुछ खराब कर सकती है, ठीक है। अच्छा, इसको नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर बीच में इसके मैं कोई भी एक ऐसी चीज़ लगाऊंगा जो इस पानी को दो अलग अलग हिस्सों में बांट दे। लेकिन आप देखोगे कि इसके बाद भी ये जो पानी है ये दो अलग हिस्सों में बटेगा ही नहीं, नीचे जा करके वापस अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को वो जो है। सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ characteristics of particles, that particles of matter attract each other। ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करते। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब मैटर कितने स्टेट्स में पाया जाता है। अब स्टेट्स में उन स्टेट्स की बात नहीं कर रहा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब वाले। एसएसटी की क्लास नहीं है ये साइंस की क्लास है। और साइंस की क्लास में स्टेट्स का मतलब होता है कि उसकी स्टेट लिक्विड, सॉलिड, गैस में से क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 से स्टार्टिंग हो जाती है स्टेट्स ऑफ मैटर की, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर 2 और स्टेट होती हैं, वन इज प्लाज्मा एंड द 5th वन इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, जिनके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। जब ये लेक्चर खत्म होगा, आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके लास्ट में आपको बताऊंगा इन दोनों के बारे में, दैट इज प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर आर हैविंग 3 स्टेट्स, जनरली 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो हम अपने आसपास देखते हैं, ठीक है। हमारे आसपास ये हवा घूम रही है, ठीक है, ये है आपकी गैसियस स्टेट, पानी पीते दैट इज लिक्विड स्टेट, और ये मार्कर है, ठीक है, दैट इज अ सॉलिड स्टेट, ठीक है। अब बात करते हैं इन तीनों की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सो नंबर बाय नंबर हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सबसे पहले सॉलिड की प्रॉपर्टी आती है दैट इज डेफिनेट शेप। सॉलिड जो होता है उसकी शेप डेफिनेट होती है, ये मार्कर है, दिस इज सॉलिड, और इसकी जो शेप है दैट इज डेफिनेट, ठीक है। क्या ये चेंज हो सकती है? नहीं हो सकती। अब आप बोलोगे टेम्परेचर बढ़ाओ चेंज कर दो, उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी ये सॉलिड है तो अभी ये चेंज नहीं हो सकता। मैंने इसको पॉकेट में रखा तो भी वैसा ही है, ठीक है, ड्रॉयर में डाला तो भी वैसा ही है, बैग में डाला तो भी वैसा ही है, ठीक है। अच्छा, लिक्विड, लिक्विड की बेटा कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है। लिक्विड जो है अपनी शेप बदल लेता है अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग्स। ग्लास में डाला तो ग्लास की शेप में आ गया, कटोरी में डाला कटोरी की शेप में आ गया, ठीक है। राउंड बॉटम फ्लास्क में डाला उसकी शेप में आ गया, पॉलिथीन में डाला उसकी शेप में आ गया। आप जिस चीज में इसको ढालोगे ये उसी की शेप में चला जाएगा। सेम टू सेम गैस, गैस की भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये है डेफिनेट बाउंड्रीज। सॉलिड की एक डेफिनेट बाउंड्रीज होती हैं। इस मार्कर को मैं जमीन पे भी घेर दूंगा तब भी ये इतने ही हिस्से को घेरेगा, लेकिन जब मैंने 1 गिलास पानी जमीन पे फैला दिया तो उसकी डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं है, वो फैलना स्टार्ट हो जाएगा, ज्यादा सरफेस ऑक्यूपाई करेगा वो, ठीक है, ज्यादा सरफेस ऑक्यूपाई करेगा, फैलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो लिक्विड है, उसकी कोई डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं है। और सिमिलरली गैसेस के साथ होता है,
गैसेस की भी कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती है, ठीक है। आप इसको कंप्रेस करके थोड़े से हिस्से में भर दो या फिर ज्यादा हिस्से में फैला दो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिजिड। सॉलिड्स जो होते हैं रिजिड होते हैं, मतलब कठोर होते हैं, देखने में थोड़े से कठोर होते हैं। आप देखोगे एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा लेके आओ, ठीक है, वो एक जगह रख दो, वहीं पर रखा रहेगा क्योंकि वो कठोर है, क्लोजली पैक्ड है। लेकिन अगर लिक्विड की बात करें तो फ्लो कर जाएगा। इसीलिए लिक्विड्स के अंदर होती है फ्लूइडिटी, ऐसे ही गैसेस के अंदर होती है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ मैटर टू फ्लो इजीली, द एबिलिटी ऑफ मैटर टू फ्लो इजीली, किसी भी मैटर की ऐसी क्षमता कि आसानी से फ्लो कर जाए। पानी है, पानी को डाला, डालते ही फ्लो कर जाएगा, ये डालते ही बहना स्टार्ट हो जाएगा। गैस को हमने निकाला इसी सिलेंडर से, ठीक है। आपके पास परफ्यूम है, मान के चलो मेरे पास अभी यहाँ पे कोई चीज है नहीं, आपको दिखाता मैं। आपके पास परफ्यूम की बोतल है, आपने जैसे उसको दबाया तो आराम से फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन सॉलिड ऐसा नहीं करता। तो सॉलिड की जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज रिजिडिटी, एंड लिक्विड और गैसेस की होती है दैट इज फ्लूइडिटी, द एबिलिटी ऑफ मैटर टू फ्लो इजीली। अगली प्रॉपर्टी है डेफिनेट वॉल्यूम। अच्छा, यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, सॉलिड और लिक्विड्स का वॉल्यूम डेफिनेट होता है, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम है वो इतना ही रहेगा, ठीक है। इसको मैं कहीं पे भी रख दूं, बॉक्स के अंदर डाल दूं, ठीक है, किचन में रख के आ जाऊं या क्लासरूम में रख के आ जाऊं, इसका जो वॉल्यूम है वही उतना ही रहेगा। सेम टू सेम लिक्विड, एक गिलास पानी के अंदर अगर 900 ml उसका वॉल्यूम है, कितना 900 ml वॉल्यूम है एक गिलास या कोई बीकर है उसके अंदर, तो ये जो 900 वॉल्यूम है इसको अगर मैंने कटोरे में डाला पानी को, तो क्या ये 1000 ml हो जाएगा? नहीं, 900 ml ही रहेगा। लेकिन अगर बात करूं गैस की बेटा, इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। आप जो है इतने बड़े सिलेंडर में भर दो या छोटे सिलेंडर में कंप्रेस करके भर दो, ठीक है। गैस जो होती है कंप्रेसिबल होती है, इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है। क्लियर? तो ये है प्रॉपर्टीज, आप नोट डाउन कर सकते हो। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है मैटर के ऊपर, मतलब सॉलिड लिक्विड गैसेस के ऊपर। सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर हम पढ़ेंगे दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? अच्छा, मैंने एक बच्चे से एक बार एक क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा बेटा बताओ व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो बच्चे ने बोला सर 0 डिग्री सेल्सियस, एक बच्चा बोलता 5 डिग्री सेल्सियस, एक बोलता 20 डिग्री सेल्सियस, एक बोलता 32 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है किसी भी मैटर का वो सेम नहीं होता। हो सकता है 5 डिग्री सेल्सियस हो सकता है 10 डिग्री सेल्सियस हो। ये डिपेंड करता है कि आपकी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कहाँ क्या हैं और कहाँ पे आप एग्जिस्ट कर रहे हो। मून पर मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, अर्थ पे अलग है, जुपिटर पे अलग होगा, सन पे अलग होगा, हर जगह मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है। सो व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब कि एक सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में उस जगह की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के हिसाब से, उस जगह के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से जिस टेम्परेचर पे कन्वर्ट होता है सॉलिड लिक्विड में, उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। मान के चलो एक बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, एक बर्फ का टुकड़ा है और आप बैठे हो कहाँ? सहारा डेजर्ट के अंदर, ठीक है। तो हो सकता है वहां पर कोई कुछ और टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे वो बर्फ का टुकड़ा लिक्विड में कन्वर्ट होगा। मान के चलो वही बर्फ का टुकड़ा आप बैठे हो कहाँ? माउंट एवरेस्ट पे, ठीक है। तो वहां जो टेम्परेचर है उसको मेल्ट करने के लिए वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वहां की कंडीशंस के हिसाब से डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो आपको मेल्टिंग पॉइंट कैसे बताना है कि ऐसी अवस्था, ऐसी कंडीशन जब सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज होता है, वहां की एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहां की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के हिसाब से वो उस चीज का मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। चलो यहां पे एक नया टॉपिक पढ़ने को मिलेगा आज हमें, तो शुरुआत करते हैं उसकी। दोस्तों यहां पर एक नया टॉपिक पढ़ने को मिलेगा आपको, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये बहुत से बच्चों के समझ में आता ही नहीं है, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आज आपको समझ में आ जाएगा, इस चीज की गारंटी मैं दे रहा हूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नाउ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये टॉपिक बहुत हार्ड लगता है बच्चों को। आज हम समझेंगे व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और इसके बाद हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल सा टॉपिक है, बस थोड़ा अपना दिमाग यहां पे लगाना। सबसे पहली चीज हम बात करेंगे व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये होता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट। ध्यान देना बेटा, 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट
मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब ऐसी हीट एनर्जी जो 1 kg सॉलिड को उसकी लिक्विड स्टेट में चेंज करती है, उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। मैं आपको बता दूं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको शो नहीं होती है, इसका टेम्परेचर आपको शो नहीं होता, क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाती है, ये 1 kg सॉलिड को कन्वर्ट करती है लिक्विड स्टेट में। अब कैसे, एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। ये एक बीकर रखा हुआ है, इसके नीचे मैंने बर्नर रख दिया, ठीक है, और जैसे ही मैंने बर्नर रखा तो इसमें ये गर्म होना स्टार्ट हो गया। मैंने इसके अंदर 2 आइस क्यूब्स डाल दिए, ये 2 बर्फ के टुकड़े मैंने इसके अंदर डाल दिए। अब इन बर्फ के टुकड़ों ने इसका जो टेम्परेचर है वो कर दिया, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस पानी का टेम्परेचर मान के चलो 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और कंटिन्यूसली इसके नीचे आग लगी हुई है। जब किसी चीज के नीचे आग लगाओगे तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो उसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा, सीधी सी बात है, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए। लेकिन हो रहा क्या है कि ये जो बर्फ के टुकड़े हैं ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये आइस जो है, दैट आइस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ये जो आइस है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। और जब तक ये बर्फ पूरी नहीं पिघल जाएगी, जब तक इस पानी का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, आप कितनी भी इसके नीचे आग लगा लेना, कितनी भी आग लगा लेना। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि ये जो हीट आप जनरेट कर रहे हो इस बर्नर से, वो हीट ऊपर शो ही नहीं हो रही, वो हीट ऊपर शो नहीं हो रही, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। जब तक ये बर्फ के टुकड़े पूरे नहीं पिघल जाएंगे, ये हीट जो है शो ही नहीं होगी आपको, ये 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। और जैसे ये पानी, ये बर्फ पूरी पिघल जाएगी, ये पानी हो जाएगा पूरा, जब इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। मतलब जब तक ये बर्फ के टुकड़े इसमें पड़े थे, जब तक इसका टेम्परेचर बढ़ा नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा, हमने इसको बहुत हीट दी, फिर भी यही जो हीट होती है इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो आपको दिखती नहीं है, इसका टेम्परेचर शो नहीं होता है, ठीक है। जब तक बर्फ के टुकड़े रहेंगे इसके अंदर, जब तक इसका टेम्परेचर आपको 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखेगा, और नीचे से आप कितनी भी आग लगा लो, इसी हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो आपको दिखाई नहीं देती है, जो आपको शो नहीं कराती है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जब तक ये बर्फ के टुकड़े रहेंगे, धीरे धीरे पिघलते रहेंगे, पिघलते रहेंगे, जब ये कंप्लीटली पिघल जाएंगे उसके बाद इसकी हीट बढ़ना स्टार्ट होगी, देन दैट हीट इज नॉट अ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसके बाद जो हीट बढ़ रही है, उसके बाद जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है। लेकिन जब तक ये हीट जो है, जब तक ये हीट इस सॉलिड को कन्वर्ट कर रही है लिक्विड के अंदर और टेम्परेचर सेम है, उसी हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और डेफिनेशन आपके सामने है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट, ठीक है। समझ में आया? आया तो भी अच्छी बात, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आपके समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से इसको देख लेना, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बार बार देखो, बार बार देखो, बार बार देखो, ठीक है। इसको कॉन्सेंट्रेट करके समझो दिमाग से, ठीक है। बिल्कुल भी आपका दिमाग का थोड़ा सा भी हिस्सा इधर उधर नहीं जाना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ बच्चे बहुत क्रिएटिव हैं, जिनका दिमाग इधर उधर डाइवर्ट होता है ना, वो बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। ऐसे बच्चों के लिए एक वर्ड यूज करूंगा, गिफ्टेड स्टूडेंट्स, मतलब उनका दिमाग काफी शार्प होता है, दे आर वेरी क्रिएटिव स्टूडेंट्स। मैं किसी भी बच्चे से ये नहीं बोलूंगा ये डफर है, ये डल है, नहीं, एवरी वन इज क्रिएटिव, एवरी स्टूडेंट इज ब्रिलियंट, ठीक है। तो अगर आपका दिमाग डाइवर्ट भी हो रहा है, ठीक है, आप समझ नहीं पा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लाइट चली गई है लेकिन लाइट फिर भी है हमारे पास, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले मैं इसको रब कर लूं, उसके बाद आपको बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाऊंगा, ठीक है। दोस्तों अगला टॉपिक है इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इज नथिंग, बचपन में भी पढ़ा होगा लेकिन आज थोड़ा खुल के पढ़ लेते हैं। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल टू फॉर्म वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कोई भी लिक्विड मैटर वेपर मतलब कि गैस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट होता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसी को उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि पानी, वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। अगर हम बात करें अर्थ की, तो हमारे अर्थ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके हिसाब से जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है अपनी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में आना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। दैट इज अ बॉइलिंग पॉइंट। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो कि बच्चों के समझ में नहीं आता और अब आपके समझ में आ जाएगा। नाउ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दोस्तों इसके अंदर क्या होता है? व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट
1 kg ऑफ लिक्विड, 1 kg ऑफ लिक्विड इसको चेंज करता है गैस में, गैसियस स्टेट में, इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है दोस्तों, सेम टू सेम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की तरह ये भी शो नहीं करती अपना टेम्परेचर। मान के चलो ये है वाटर, ठीक है, दिस इज अ वाटर H2O, और यहां पे लगा दी हमने बर्नर में आग, ये है एक बीकर, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, ठीक है, और ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? वेपर में। अब वेपर में कन्वर्ट होने के लिए इसको बॉइलिंग पॉइंट पे आना पड़ेगा, मतलब कि इसका जो टेम्परेचर है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। अब कमाल की बात यह है कि ये जो पानी है ये कन्वर्ट हो रहा है गैसियस स्टेट में, वेपर में, और टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। जब तक इस बीकर का पूरा पानी नहीं खत्म हो जाएगा इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं, इसका टेम्परेचर सेम रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब दोबारा दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि हमने तो यहाँ पे कंटिन्यूसली आग लगा रखी है, अब ये जो आग है इसका टेम्परेचर तो ज्यादा होगा, 200 डिग्री भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपने आग किससे लगाई है, ठीक है। आपने बहुत बेहतरीन वाला कोई बर्नर ले लिया, ठीक है, साथ में उसके ऑक्सीजन भी दे दी उसको, ठीक है, बहुत ज्यादा आग लगा दी आपने, वो वेल्डिंग मशीन जो आती है गैस वेल्डिंग वाली, आपने उससे आग लगा दी, इसमें टेम्परेचर दे दिया इसको, लेकिन आप देखोगे कि इस बीकर का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा जब तक ये लिक्विड पूरी तरीके से गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। जैसे ये लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बीकर हो जाएगा खाली, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा, और फिर ये लोहे का बीकर है अगर तो लाल पड़ जाएगा, एकदम लाल, और टेम्परेचर बढ़ाओगे और टेम्परेचर बढ़ाओगे 1500 डिग्री सेल्सियस कर दो तो ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगा लोहा। लेकिन जब तक इसके अंदर पानी रहेगा इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो कहने का मतलब है कि वो हीट गई कहाँ, जो एक्स्ट्रा हीट हम दे रहे हैं इसको, वो हीट गई कहाँ? वो ही हीट है बेटा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो इस पानी को कन्वर्ट करने में लगी हुई है, किसमें? वेपर में। मतलब द हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब ऐसी हीट, वो छुपा रुस्तम हीट जो उस पानी को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने में लगी हुई है, उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब यहां पे मैं आपको बताता हूं, छोटी क्लास के बच्चे हो या बड़ी क्लास के बच्चे, उनमें एक छोटी सी कंफ्यूजन होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपराइजेशन एंड एवोपोरेशन। कमेंट करके बताओ क्या डिफरेंस होता है, अगर नहीं आता है तो उसके लिए अभी हम जिंदा हैं। चलो बेटा बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज सब्लिमेशन। नाउ व्हाट इज सब्लिमेशन? पहली बार नाम सुन रहे हो क्योंकि क्लास 8 तक सब्लिमेशन नहीं आता है, क्लास 9th में पहली बार इंट्रोड्यूस होता है सब्लिमेशन रिएक्शन। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सब्लिमेशन होता क्या है। कुछ नहीं होता, छोटी सी चीज है, ध्यान से देखो। सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस ऑन हीटिंग एंड गैस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। मतलब जब उसको हीट किया तो सॉलिड जो है डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया किसमें बेटा? गैस में। और जब उसको ठंडा किया तो जो गैस है वो डायरेक्ट कन्वर्ट किसमें हो गई? सॉलिड में। अरे सर हमने तो ऐसा कहीं देखा नहीं है। नवरात्रियों में, जय मां दुर्गे, नवरात्रियों में पूजा होती है, घर पे पूजा होती है तो कपूर की गोलियां होती हैं, कैम्फर कपूर, ठीक है, उसको जलाते हैं, हवन करते हैं तो कपूर जलाते हैं तो क्या होता है? कपूर इज इन अ सॉलिड स्टेट और वो डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में, ठीक है, डायरेक्ट इनटू गैस। तो वो किसका एग्जांपल है? दैट इज एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन। दूसरा, आप नैप्थलीन बॉल्स का यूज करते हैं, जिनको उनको भी कपूर की गोली बोलते हैं, कपड़े वगैरह में डालते हैं, आपने देखा होगा, जो जो नैप्थलीन बॉल्स होती हैं कपड़े वगैरह में डालते हैं कि कोई कीड़े वगैरह इंसेक्ट वगैरह ना लगाएं, ठीक है। बहुत अजीब सी स्मेल आती है उसके अंदर से, वो भी आपने देखा होगा कि एक टाइम पे जाके बहुत छोटी हो जाती है और फिर लास्ट में गायब हो जाती हैं। वो गायब कहाँ हो गई? वो गायब हुई बेटा कहाँ? वो सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैस में चेंज हो गई, डायरेक्ट वेपर में चेंज हो गई। तो इस टाइप के रिएक्शन को, जहां पर सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो और गैस डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो ऑन हीटिंग एंड कूलिंग, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? सब्लिमेशन रिएक्शन। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नाउ द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। मतलब जब हम प्रेशर चेंज करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है मैटर पे। अब मैटर के अंदर हम बात करेंगे गैस के बारे में, कि जब हम प्रेशर चेंज करते हैं गैसियस पार्टिकल्स का तो क्या फर्क पड़ता है उन पर। हम यहाँ पर सॉलिड लिक्विड की बात नहीं करेंगे, हम गैस की बात करेंगे, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत बहुत दूर रहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलो ये गैसियस पार्टिकल है, ठीक है, इसके ये पार्टिकल्स हैं गैस के अंदर, ठीक है, इट इज अ गैस, और ये गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। जैसे ही बेटा इनको हम पास में लेके आएंगे, कंप्रेस करेंगे, पास में लेके आएंगे, ठीक है, तो इनके बीच का जो साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से ये गैस जो है लिक्विफाइड हो जाएगी। लिक्विफाइड होने का मतलब कि अब ये गैस नहीं रही,
ये कन्वर्ट हो गई लिक्विड में। आपने लाइटर देखा होगा, छोटा सा ट्रांसपेरेंट एक लाइटर आता है, उसके अंदर गैस भरी होती है और वो आपको लिक्विड फॉर्म में दिखता है। इसके पीछे कारण है कि उसको कंप्रेस करके उसके अंदर भरा जाता है, ठीक है। अगर कंप्रेस करके नहीं भरेंगे ना तो वो बस एक बार ही चलेगा, एक बार चलाओगे उतने में ही खत्म हो जाएगा लाइटर, ठीक है। कंप्रेस करके बहुत सारी गैस उसके अंदर भर देते हैं जिससे कि वो लिक्विड फॉर्म में दिखना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, जो आपके घर पे एलपीजी सिलेंडर यूज होते हैं उसके अंदर भी जो गैस है, अगर आप देख पाओ एलपीजी सिलेंडर को ट्रांसपेरेंटली, तो उसके अंदर जो गैस है वो भी लिक्विड फॉर्म में भरी होती है। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन आया बेटा कि एलपीजी सिलेंडर में से जो स्मेल आती है गंदी, वो किस केमिकल की वजह से आती है, कमेंट करके बताएं, ठीक है। सिमिलरली जो सीएनजी होती है, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसको भी कंप्रेस करके सिलेंडर में भरा जाता है, जो गाड़ियों में लगाई जाती है। आजकल व्हीकल्स में सीएनजी का यूज बहुत होता है क्योंकि ये ग्रीनर और क्लीनर फ्यूल होता है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब गैस के पार्टिकल्स को पास लाया जाता है तो साइज रिड्यूस होने की वजह से ये लिक्विफाइड हो जाती है, लिक्विफाइड। इसीलिए जो एलपीजी होती है दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं बोलेंगे बिकॉज इसका नेचर लिक्विड नहीं है, इसका नेचर लिक्विड नहीं है। जैसे ही एटमॉस्फेयर में आएगी ये गैस बन जाएगी तुरंत। हमारे अर्थ पे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसके हिसाब से इसका नेचर गैस का है, तो इसको हम कंप्रेस करके लिक्विफाइड करते हैं, इसलिए इसका नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। इसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस कभी मत बोलना। दूसरा जो सीएनजी यूज करते हैं दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब इसको भी कंप्रेस किया जाता है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जब हम कंप्रेस करते हैं, इफ वी कंप्रेस अ गैस इन अ सिलेंडर, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस रिड्यूस्ड एंड फाइनली गैस इज लिक्विफाइड। मैंने जो आपको बताया था कि किसी भी गैस के अंदर उसके पार्टिकल्स को पास लाते हैं तो बीच का जो साइज है वो रिड्यूस होने की वजह से वो गैस जो है लिक्विफाइड हो जाती है, मतलब फिर वो गैसियस स्टेट में नहीं रहती, वो लिक्विड स्टेट में आ जाती है। लेकिन हम उसको लिक्विड नहीं कहेंगे, हम उसको लिक्विफाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? लिक्विफाइड। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज एवोपोरेशन। दोस्तों, व्हाट इज एवोपोरेशन? एवोपोरेशन क्या होता है? मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि एवोपोरेशन और वेपराइजेशन में जिंदगी भर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? कमेंट करके बताना जरूर, ठीक है। मैं तो आपको बता दूंगा लेकिन आप बताओ। यहां पर हम पढ़ते हैं एवोपोरेशन के बारे में। देखो, मैं आपको हिंट देता हूं, एवोपोरेशन और वेपराइजेशन में थोड़ा सा हिंट देता हूं। ये एक सरफेस फिनोमेना होता है और ये किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है, बस। अब ये हिंट दे दी मैंने आपको, अब आप कमेंट करके बताओ कि क्या डिफरेंस होता है एवोपोरेशन और वेपराइजेशन में। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट एवोपोरेशन। नाउ एवोपोरेशन, this is a surface phenomena, this is a surface phenomena in which liquid is convert into gas। अरे सर, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, ठीक है। इतना समझ जाओ कि लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रही है। लिक्विड गैस में कब कन्वर्ट होती है? जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। लेकिन मतलब कि लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना किसी भी टेम्परेचर पे, और ये एक सरफेस फिनोमेना है, मतलब ये सरफेस पे होता है, ये अर्थ के सरफेस पे होता है। ये आपको सीज के अंदर देखने को मिलेगा, ये आपको रिवर्स के अंदर देखने को मिलेगा, ये आपको फील्ड्स में देखने को मिलेगा, ठीक है, जो एग्रीकल्चर फील्ड्स होते हैं, ठीक है, जिनमें पानी देते हैं किसान, तो वहां से भी जो है पानी एवोपरेट हो जाता है। दूसरा, ये आपको आपके घर में देखने को मिलेगा जब अपने क्लोथ्स, कपड़ों को सुखाते हैं। अच्छा, एवोपरेशन की एक सबसे खास बात, ये किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है, ठीक है। विंटर्स का मौसम विंटर्स का हो तब भी कपड़े सूखते हैं, मॉनसून हो तब भी कपड़े सूखते हैं, समर हो तब भी कपड़े सूखते हैं। लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग आ जाती है, मतलब एवोपोरेशन भी अफेक्ट होता है। गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख रहे हैं, विंटर्स में कपड़े देर में सूख रहे हैं, मतलब एवोपोरेशन को भी कुछ चीजें अफेक्ट करती हैं। तो पढ़ लेते हैं फिर इसके बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोपोरेशन। आ जाओ, अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोपोरेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभाव डालते हैं एवोपोरेशन पे, ठीक है, अफेक्ट करते हैं एवोपोरेशन को, ठीक है। सबसे पहला दैट इज सरफेस एरिया। अगर आप किसी भी चीज का एरिया इंक्रीज करते हो, बढ़ाते हो, तो सीधी सी बात है रेट ऑफ एवोपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। अरे सर, समझ में नहीं आया, ठीक है, आ जाओ। आप घर पे कपड़े सुखाते हो तार पे, आपने तार पे अपनी शर्ट डाल दी, मान के चलो, ठीक है, शर्ट सुखा दी, गीली शर्ट 1 मिनट में सूख जाएगी। गर्मी पड़ रही है, सुखा के 5 मिनट बाद देखा सूख गई। अब इसी शर्ट को फोल्ड करके रखिए आना बेटा, फोल्ड कर देना अच्छी तरीके से, ठीक है, गीली शर्ट को फोल्ड कर देना और छोटे से सरफेस में ही आ जाएगी। फिर इसको रख के आना। अब इसको सूखने में 4 घंटे लगे क्योंकि आपने इसको फोल्ड करके रखा है, वहीं पे आपने इसको खोल के रखा तो 2 मिनट में सूख गई। अच्छा, इस एग्जाम्पल समझ में नहीं आया? दूसरा एग्जाम्पल आ जाओ। मान के चलो आपके पास 1 गिलास पानी है, ठीक है, छत पूरी गर्म हो रखी है आपकी, छत पे
धूप पड़ रही है, छत गर्म है ऊपर छत पे, ठीक है, एक गिलास पानी लेके जाना और उस एक गिलास पानी को रख के आ जाना छत पे, और शाम को जाके देखोगे तो उस गिलास में आपको फिर भी पानी मिल जाएगा। मतलब पानी पूरा एवोपोरेट नहीं हुआ, और उसी एक गिलास पानी को आप छत पे फैला के आ जाना बेटा, 5 मिनट में ही सूख जाएगा पूरा। 5 मिनट बाद आपको पानी नहीं मिलेगा वो एक गिलास। मतलब आप जैसे ही आपने सरफेस एरिया इंक्रीज किया, रेट ऑफ एवोपोरेशन इंक्रीज हो गया। तो सबसे पहला फैक्टर विच अफेक्ट रेट ऑफ एवोपोरेशन, दैट इज एरिया। इफ वी इंक्रीज एरिया देन द रेट ऑफ एवोपोरेशन इज आल्सो इंक्रीज्ड। नाउ द सेकंड फैक्टर दैट इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कैसे काम करता है? देखो समर जो होती है, गर्मियां जो कि अभी चल रही हैं फिलहाल, गर्मियों में टेम्परेचर इंक्रीज्ड होता है तो कपड़े भी जल्दी सूखते हैं, टाइम कम लगता है। बात करें विंटर्स की, तो विंटर्स के अंदर टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से कपड़े टाइम लगाते हैं सूखने में। आज सुबह सुखाओगे, परसों सुबह तक सूखता ही रहेगा, और उसके बाद भी सूखता ही रहेगा, सूखता ही जाएगा, सूखता ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि टेम्परेचर जब ज्यादा होता है तो रेट ऑफ एवोपोरेशन भी बढ़ जाता है, और टेम्परेचर जब कम होता है तो रेट ऑफ एवोपोरेशन भी कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा फैक्टर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब जो नमी प्रेजेंट होती है बारिश के टाइम में या मॉनसून के टाइम में, आपने देखा होगा बहुत चिपचिपा रहता है सब कुछ, ठीक है, तो कपड़े सूखने में टाइम लगाते हैं। हालांकि टेम्परेचर इतना डाउन नहीं होता, टेम्परेचर वही मॉडरेट 30, 28, 27 के आसपास रहता है, लेकिन फिर भी कपड़े सूखने में टाइम लगाते हैं। इसके पीछे कारण है कि उस टाइम पर जो ह्यूमिडिटी है, जो नमी होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, जो मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो बढ़ जाता है। तो जो टेम्परेचर है या फिर जो कपड़े सूखने हैं, एवोपोरेशन होना है, वो इतना नहीं हो पाता है, उसका रेट कम हो जाता है, क्योंकि पहले से ही ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, पहले से ही मॉइस्चर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो आपके कपड़े के मॉइस्चर को लेके क्या करेगा एटमॉस्फेयर? आपके घर में पहले से ही करोड़ों रुपया है, तो आप और कमा के क्या करोगे? मैं दुआ करता हूं जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सबके घर में करोड़ों रुपया हो, सब आगे जाकर के सब इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, IAS, IPS बने, ठीक है, और फिर मुझे याद करें, ठीक है। हाँ, अच्छा, मॉइस्चर अगर पहले से ही प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर, ह्यूमिडिटी पहले से ही प्रेजेंट है, तो रेट ऑफ एवोपोरेशन घट जाता है, अफेक्ट होता है इससे भी, ठीक है। अब बात करते हैं चौथा फैक्टर, दैट इज स्पीड ऑफ विंड। विंड की स्पीड, इससे कैसे फर्क पड़ता है रेट ऑफ एवोपोरेशन? बेटा जब हवा चलती है ना तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। चलो मान के चलो एक गीली शर्ट है, आप उसको पंखे के आगे रख देना, पंखे के आगे आधा घंटा लगेगा, सूख जाएगी। विंटर्स में भी सूख जाएगी। मतलब जो स्पीड ऑफ विंड है, जो हवा होती है, उससे भी अफेक्ट होता है रेट ऑफ एवोपोरेशन। विंड की स्पीड बढ़ेगी, रेट ऑफ एवोपोरेशन भी बढ़ जाएगा। विंड की स्पीड कम होगी, रेट ऑफ एवोपोरेशन कम हो जाएगा। तो बेटा ये 4 फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको? रेट ऑफ एवोपोरेशन को। याद रखना है इनको, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था स्टार्टिंग में कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर की जो लास्ट की 2 मैटर्स हैं, 4th और 5th, ठीक है, उनको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अब समय आ चुका है उनको एक्सप्लेन करने का। ध्यान से बैठे, अपनी कुर्सियां संभाल लें और नजरें अपनी यहां पर टिकाए रखें। नाउ द 4th and 5th state of matter, that is plasma and Bose-Einstein condensate. What is plasma? First, plasma is a hot ionized gas consisting of equal number of positively charged ions and negatively charged ions. For example, lightning stars या फिर वेल्डिंग होते हुए आपने देखी होगी, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग जो होती है। प्लाज्मा कुछ नहीं है दोस्तों, ये एक गैस का फॉर्म होता है, आयोनाइज्ड गैस होती है जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। ये आपको या तो सन पे देखने को मिलेगी, मतलब स्टार्स में देखने को मिलेगी, या फिर जब लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग एंड थंडर, जब बिजली गिरती है, लाइटनिंग होती है, वहां पर आपको देखने को मिलेगी। एक पहले प्लाज्मा नाम की टीवी भी आया करती थी, ठीक है, तो वो प्लाज्मा टीवी भी इसी स्टेट ऑफ मैटर पे काम किया करती थी। या फिर आप जहां पर वेल्डिंग होती है, आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होती है, वहां पे एक चमक उठती है बहुत ज्यादा और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है उस जगह का, तो वहां पे भी जो है वो प्लाज्मा स्टेट कुछ देर के लिए फॉर्म हो जाती है। तो प्लाज्मा स्टेट कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ गैसियस स्टेट, लेकिन बहुत ज्यादा आयोनाइज्ड गैस होती है जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जिसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारा जो अर्थ का आयोनोस्फीयर है वो भी एक प्लाज्मा स्टेट की तरह ही काम करता है। नाउ द नेक्स्ट स्टेट इज बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ मैटर है, और खास बात यह है कि इसको जिसने भी डेवलप किया था वो इंडियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सत्येंद्रनाथ बोस। उन्होंने जब अपने इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद में दिखाने की कोशिश करी थी तो लोगों ने उसको माना नहीं था, उसको पब्लिश नहीं किया था, तो उन्होंने इसको एल्बर्ट आइंस्टीन के पास भेजा था। तो उनके द्वारा इसको जो है दिखाया गया इस दुनिया के अंदर, और बताया गया कि 5th स्टेट भी होती है मैटर की, और सत्येंद्रनाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर ही इसका नाम पड़ा बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ये कौन सी स्टेट होती है, कैसे समझेंगे, कैसी दिखती है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टेट होती है, मान के चलो मैंने आपको एक गैस प्रोवाइड कराई,
आप एक गैस को कूल डाउन करो तो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी लिक्विड। लिक्विड को कूल डाउन करो तो बन जाएगी सॉलिड। और अगर मैं सॉलिड को भी एकदम एब्सोल्यूट जीरो से भी नीचे कूल डाउन कर देता हूं तो वहां पर जाकर के एक स्टेज आती है, दैट इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके एग्जांपल्स की बात करूं अगर मैं, जैसे कि न्यूट्रॉन स्टार या लिक्विड हीलियम। अच्छा, न्यूट्रॉन स्टार के बारे में कितने बच्चे जानते हैं? एवेंजर्स कितने बच्चों ने देखी है? जहां पर थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर बना था, आई थिंक वो न्यूट्रॉन स्टार ही है जितना मेरे को मालूम है। अगर मैं गलत हूं तो कमेंट में बताना कि वो था क्या जहां पर स्टॉर्म ब्रेकर बना था। अच्छा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की एक और खास बात दोस्तों, यहां पर कुछ चीजें बिल्कुल अलग तरीके से काम करने लग जाती हैं इस स्टेट के अंदर। जैसे कि ये जो है ग्रेविटी के अगेंस्ट भी मूव करने लग जाती है, ये वाली जो स्टेट है विच इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बाकी दोस्तों, कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा आपको ये चैप्टर? अगर आपको चैप्टर समझ में आया है, वीडियो आपको वर्दी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो भी टॉपिक आपको नहीं आया उसको आप बार बार देख सकते हैं। और एक चीज और, चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ये फर्स्ट वीडियो है इस चैनल की तो थोड़ा सा सपोर्ट करें, ठीक है? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहो और ऐसे ही मुस्कुराते रहो। जय हिंद।